नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई है। न्यूज़ सामने आई रिगार्डिंग यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप सबने इसका इस्तेमाल तो किया ही किया होगा। तो यूपीआई की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। मेरी ओपिनियन नहीं, दुनिया भर की सभी संस्था ये मानती है कि आज की डेट में पूरी दुनिया में सबसे अच्छा इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम अगर कोई है तो यूपीआई है दोस्तों। कई रिपोर्ट ऐसे आ चुकी है और पूरी दुनिया में जितना रियल टाइम पेमेंट हो रहा है उसका 50% से भी ज़्यादा केवल यूपीआई के माध्यम से हो रहा है। इंडिया के यूपीआई ने पूरी दुनिया में दोस्तों धूम मचा रखी है। तो इसी यूपीआई को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए दोस्तों फॉरेन में भी यूपीआई के माध्यम से हम जैसे हम मतलब कई लोग फॉरेन में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप में घूमने जाते हैं, तो हम इसी यूपीआई ऐप के माध्यम से फॉरेन में भी इजिली पेमेंट कर सके। इसके लिए दोस्तों एनपीसीआई ने, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे एनपीसीआई क्या है। उसने दोस्तों एक एचएसबीसी इंडिया और जेपी मॉर्गन पेमेंट्स के साथ में एक समझौता किया है। बेसिकली दोनों के साथ अलग अलग समझौता किया है। आप सबसे पहले न्यूज देखिए। एनपीसीआई पार्टनर्स, बेसिकली एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एनपीसीआई एक कंपनी है जो क्या करती है, जिसने यूपीआई को लॉन्च किया गया और ये यूपीआई को चलाती है। तो इसने क्या किया, दो कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया। एक तो एचएसबीसी इंडिया, एचएसबी बैंक के बारे में आप जानते होंगे, उसका इंडियन ब्रांच है, बेसिकली इंडियन मतलब कहती सब्सिडरी है। तो एचएसबी इंडिया। एक जेपी मॉर्गन, जेपी मॉर्गन को आप सब जानते हैं दोस्तों, दुनिया के बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर है, पूरी दुनिया में इसकी धाक है। तो इन दोनों के साथ क्या किया, एक टाइप किया है दोस्तों। आप देख सकते हैं न्यूज, एनपीसीआई पार्टनर्स विद एचएसबीसी इंडिया एंड जेपी मॉर्गन पेमेंट्स टू इनेबल। किस लिए किया गया है पार्टनर? जो बेसिकली हम यूपीआई से है ना फॉरेन में पेमेंट करते हैं ना, फॉरेन, तो वहां पे फॉरेन एक्सचेंज चाहिए भाई। हम हमारा यूपीआई तो क्या है, रुपये में चलेगा, हमारा अकाउंट जो उससे लिंक है वो तो रुपये में है। लेकिन अगर हम फ्रांस फ्रांस में पेमेंट करना चाहे तो वहां तो फ्रांस की करेंसी में होगा। तो जो फॉरेन एक्सचेंज जो आसान करने के लिए दोस्तों ये टाइप किया गया, टू इनेबल रियल टाइम एफएक्स सेटलमेंट फॉर इंटरनेशनल यूपीआई पेमेंट। बेसिकली अगर हम यूपीआई से इंटरनेशनल पेमेंट करें तो रियल टाइम फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। हाँ, तो वहां रुपीज से उस लोकल करेंसी में बदलना पड़ेगा। तो इस सेटलमेंट को करने के लिए दोस्तों इन्होंने एक टाइप किया, दोनों के साथ में अलग अलग करके एग्रीमेंट किया गया। आप सेकंड न्यूज़ पढ़ें, एसबीआई पार्टनर्स एचएसबीसी इंडिया एंड जेपी मॉर्गन पेमेंट्स फॉर रियल टाइम फॉरेक्स सेटलमेंट। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या? जो फॉरेक्स सेटलमेंट होगा, फॉरेक्स सेटलमेंट में दो करेंसी चाहिए। देखो, इंडियन व्यक्ति कहाँ गया, सपोज करो मैं बताऊं, ये इंडियन है, इसके पास यूपीआई अकाउंट था, ठीक है, यूपीआई से लिंक्ड है इसका अकाउंट, पैसा किसमें है, रुपये में। लेकिन अब ये फ्रांस में गया एफिल टावर घूमने, तो वहां पर पेमेंट करना पड़ेगा, तो फ्रांस की लोकल करेंसी में करना पड़ेगा। तो ये दो करेंसी के बीच में क्या करना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तभी तो पेमेंट हो पाएगा। तो ये रियल टाइम में इसका फॉरेन एक्सचेंज हो सके, इसके लिए दोस्तों ये टाइप किया गया है बेसिकली। अब हम इस न्यूज के आगे बढ़ने के पहले जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है, आज एनपीसीआई को डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। एनपीसीआई एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपीएससी में भी कई बार क्वेश्चन पूछे। इवन बैंक वगैरह में तो गिनती ही नहीं कितने सैकड़ों बार इसमें क्वेश्चन पूछे गए। तो एनपीसीआई की सबसे पहले तो फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म याद रखना है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। बेसिकली एनपीसीआई क्या? एनपीसीआई इज ए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इंडिया। बेसिकली देखो, बैंकिंग का एक बैंक के पार्ट है। बैंक का कई सारे काम तो ऐसे डिपॉजिट लेना, लोन देना, लेकिन एक होता है जो बेसिकली पेमेंट ट्रांजेक्शन। आपने मेरे को पेमेंट किया। अब ये पेमेंट ट्रांजेक्शन कई प्रकार से हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं और ऑनलाइन भी हो सकते हैं। ऑनलाइन या मेरे को डिजिटल, जैसे आज की डेट में आप क्या देखते होगे, आपने देखा होगा यूपीआई, ये क्या है, डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन। फिजिकल कैसे होता है, चेक के माध्यम से होता है। कई सारे पेमेंट सिस्टम होते हैं, इसके पहले भी एनएफटी आरटीएस चल ही रहता है। तो बेसिकली क्या है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में जितने भी रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है उसको ये ऑपरेट करता है दोस्तों। आगे हम देखेंगे कौन कौन से पेमेंट सिस्टम ये ऑपरेट करता है, लेकिन फिलहाल के लिए ध्यान रखिए कि ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इसके पहले मैं और बताऊं, एक एक्ट है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, आपने इसका नाम सुना होगा, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इस एक्ट में दोस्तों आरबीआई को पावर दी गई है कि इंडिया, बेसिकली देखो बैंक का सारा रेगुलेटर तो कौन है, आरबीआई है। सारा पावर दी गई कि आरबीआई क्या करे, पूरे इंडिया में पेमेंट सिस्टम को डेवलप करे और उसको ऑपरेट करे। लेकिन आरबीआई के पास कई सारे काम है, तो इसे आरबीआई की हेल्प के लिए, इस आरबीआई की हेल्प के लिए एक अलग से कंपनी बना दी, जिसको नाम दिया गया एनपीसीआई कंपनी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब आई होप आप इसका कंसेप्ट समझ गए होंगे। अभी भी आरबीआई, आपने देखा होगा, दो पेमेंट सिस्टम आरबीआई ऑपरेट करता है, एक तो आरटीजीएस और नेफ्ट। इसके अलावा दोस्तों आरबीआई ने अब इसमें हाथ नहीं डाला, अब इसने सारा काम इसको डेलीगेट कर दिया, एनपीसीआई को कर दिया कि ये सब काम पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का हमारे बिहाफ पर कौन देखो, आप देखो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने देख लिया कि बेसिकली नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया में रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना दोस्तों 2008 में हुई थी।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ईयर भी याद रखना है हमको। एनपीएससी की स्थापना 2008 में हुई थी दोस्तों। अब इसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना आरबीआई ने और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिलकर की थी। देखो मैंने बताया बेसिक काम किसका था? आरबीआई का था। तो आरबीआई ने एक कंपनी बना दी। क्या किया? एक कंपनी बना दी। एक तो खुद तो इसमें आरबीआई पार्टनर बना, आरबीआई, और इसमें बेसिक पार्टनर बने दोस्तों इंडियन बैंक एसोसिएशन। आप सब जानते हो कि आईबीएल, कई सारे बैंक्स का, इंडिया के कई सारे बैंक्स ने मिलकर क्या बना रखा है? आईबीए बना रखा। तो ओवरऑल दोस्तों इसने आरबीआई और कई सारे बैंक्स ने मिलकर क्या बनाया है? एनपीसीआई को बनाया है। और ये बैंक्स की संस्था क्या है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। तो बेसिक जो आरबीआई का एनपीसीआई का जो स्टेब्लिश किया वो आरबीआई ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ कई सारे बैंकों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। दोस्तों ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, या इसको सेक्शन 8 कंपनी भी कहते थे। मैंने बताया कंपनी एक्ट 2013। दोस्तों इसमें कई सारी कंपनियां, कई प्रकार की कंपनी का क्लासिफाई किया गया। इसमें एक होती है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी, इसको नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी कहते। ऐसी कंपनियां जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती दोस्तों। ऐसी कंपनियां जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, लेकिन प्रॉफिट हो जाए तो दोस्तों प्रॉफिट का यहाँ पर मतलब है कि अगर ऐसी कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है तो ये आगे अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देती दोस्तों। इस प्रॉफिट को क्या करती है? अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती है। समझे बात को? देखो जो बड़ी बड़ी कंपनियां, रिलायंस कंपनी है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, इसको कोई प्रॉफिट हुआ तो ये अपने शेयर होल्डर को क्या करती है? डिविडेंड देती है। हर साल 10 रुपए शेयर होल्डर, 10 रुपए डिविडेंड, 20 रुपए डिविडेंड, ऐसे देती है पर शेयर। लेकिन दोस्तों जो सेक्शन 8 कंपनी होती है वो प्रॉफिट उनको होता है। ऐसा तो नहीं है कि वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, प्रॉफिट तो उनको होता है, लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो वापस उसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती है, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में नहीं देती। ऐसी कंपनी को दोस्तों सेक्शन 8 कंपनी कहते हैं, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। तो जो एनपीसीआई है ये नॉट फॉर प्रॉफिट या सेक्शन 8 कंपनी है। इट मींस ये अपना प्रॉफिट डिविडेंड के जो अपना शेयर होल्डर है, कई सारे बैंक से मिलकर बनाई है, उनके साथ शेयर नहीं करेगी, अपने प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट करेगी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है। और इसको सारी पावर कहां से मिलती है? तो भारत में पेमेंट एंड सेटलमेंट के लिए दोस्तों एक ही एक्ट है जिसके तहत सबको पावर मिलती है, आरबीआई को, एनपीसीआई को, और अन्य सारी पावर कहां से ड्राइव होती है? तो सारी पावर ड्राइव होती है दोस्तों पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इस एक्ट के बारे में भी ध्यान रखिए। इसका एक एक बिंदु दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अब तक हमने पढ़ा। अब जो मेन है बेसिकली इसका एमडी और सीईओ के नाम पे ध्यान रखें हम। दिलीप अस्पेजी इसके क्या है? एनपीसीआई के एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है। आज की डेट में की ऑफिशियल यही है। अब दोस्तों मैंने इतने सारे एनपीसीआई की हिस्ट्री वगैरह बता दिया। अब एनपीसीआई काम कैसे करता है, कौन कौन से इसके प्रोडक्ट्स हैं, तो हम जानेंगे दोस्तों आगे इसके प्रोडक्ट्स के बारे में। प्रोडक्ट्स ऑफ एनपीसीआई, किस प्रकार से देश में ये डिटेल एंड सेटलमेंट सिस्टम को बढ़ावा देती है। तो आप नाम सुन के कुछ सुझाव होगा। सबसे पहले भीम ऐप। भीम ऐप तो आप सबने सुना होगा, ये तो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है इसको। भीम पेमेंट पे कुछ नहीं, गवर्नमेंट का यूपीआई है। गवर्नमेंट का क्या है? यूपीआई है। गवर्नमेंट की खुद की ऐप है, इसके माध्यम से आप कोई भी पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद चेक ट्रंकेशन सिस्टम, सीटीएस। बेसिकली आपने ध्यान होगा 2010 में ये सीटीएस लॉन्च किया गया था। सीटीएस के पहले दोस्तों ये संबंधित चेक से, चेक क्लियरिंग के लिए। सीटीएस के पहले दोस्तों चेक आता था, मेरा खाता है एसबीआई में, लेकिन मेरे को चेक मिला, किसी ने पीएनबी का दे दिया, तब मैं अपने बैंक खाते में जाऊंगा, वहां से वो दूसरे बैंक ब्रांच में जाएगा फिजिकल चेक, और ऐसे बहुत टाइम लगता था, लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती थी। लेकिन दोस्तों सीटीएस ने चेक क्लियरिंग का सारा सिस्टम क्या कर दिया? ऑनलाइन कर दिया। क्या कर दिया? ऑनलाइन कर दिया। अब कहीं नहीं जाना, आपने अपना चेक अपने बैंक में जमा कराया, वहीं से वो बैंक क्या करेगा? उस चेक को स्कैन करके ऑनलाइन कर देगा, सामने वाले बैंक को भेज देगा, वहां से वो ओके आ जाएगा कि आज के बाद इसके अकाउंट बैलेंस है, तो आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम में क्या हुआ दोस्तों? चेक क्लियरिंग को, चेक का जो पेमेंट को बहुत पास कर दिया। तो ये चेक सीटीएस कंसेप्ट भी कौन लेके आया था? एनपीसीआई लेके आया था। थर्ड इसको है नेशनल फाइनेंस सिस्टम। देखो दोस्तों जितने भी बैंक है, आपने कभी सोचा होगा कि मेरा बैंक खाता एसबीआई में, मेरे पास एसबीआई का एटीएम है, लेकिन मैं पंजाब नेशनल बैंक के भी एटीएम में पैसे निकाल सकता हूँ, मैं आईसीआई बैंक के भी पैसे में एटीएम से पैसे निकाल सकता हूँ। कैसे भाई ये बैंक से में कैसे जुड़ रहे हैं? एक बैंक का एटीएम दूसरे बैंक के एटीएम से, एसबीआई के एटीएम है, सपोज करो ये इंडिविजुअल है, अब ये पीएनबी है, तो इनको कैसे जुड़ रहा है भाई? या मैं कैसे पेमेंट कर पा रहा हूँ, या मैं कैसे विड्रॉल कर पा रहा हूँ? तो ये सब जितने भी बैंक है ना, सारे के जो एटीएम है वो आपस में कनेक्टेड है, और जो कनेक्टेड है वो उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं नेशनल फाइनेंशियल स्विच, एनएफएस। जो ये कंसेप्ट दोस्तों एनपीसीआई ने डेवलप किया था, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। रुपए क्रेडिट कार्ड आप सबको पता है, पहले चलता था, अभी भी चलता है। तब जो हमारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में आपने देखा होगा, उसमें लिखा था वीजा, मास्टर कार्ड, ये सब इंटरनेशनल क्या विदेशी कंपनियां थी। तो इंडिया ने खुद ने अपना पेमेंट गेटवे सिस्टम डेवलप किया, जिसको क्या नाम दिया गया? रुपे डेबिट कार्ड। आज की डेट में आपने देखना कहीं आपके एटीएम कार्ड पर देखना, कुछ पे तो आपको मास्टर कार्ड, कुछ पे वीजा कार्ड लिखा रहेगा, लेकिन अगर आपको डोमेस्टिक डेवलप किया गया तो फिर रुपए कार्ड लिखा रहेगा, जो कि इंडियन है, एनपीसीआई ने डेवलप किया गया। फिफ्थ है भारत क्यूआर कोड। क्यूआर कोड के माध्यम से हम पेमेंट करते हैं इसके, तो गवर्नमेंट ने, एनपीसीआई ने खुद ने अपना क्यूआर कोड डेवलप किया, जिसको क्या कहते हैं? भारत क्यूआर कोड। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, दोस्तों ये भी आईएमपीएस भी क्या एक पेमेंट का तरीका है। इसके माध्यम से आप सबको पता है 5 लाख रुपए तक आप इमीडिएट पेमेंट कर सकते हो। ये एक तरह से क्या है? आरटीजीएस का विकल्प है, आरटीजीएस नेफ्ट का ही एक विकल्प है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस आईएमपीएस।
नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस नाच, आप तुम सबको पता है हर मंथ अपने आप क्या होता है, मेरा जितने में पेमेंट बिल पेमेंट करने सब कट जाते हैं, अपने आप नेटफ्लिक्स का पेमेंट हो जाता है, अपने आप क्या हो जाता है, बिजली का पेमेंट हो जाता है, अपने आप और कई सारे पेमेंट जो आपको मंथली करने हैं वो सब हो जाते हैं। तो क्या जादू हो रहा है? वो जादू नहीं हो रहा, वो एनपीसीआई ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस एनएच नाच। इस नाच में आप एक बार रजिस्टर हो जाओगे तो आपका जो जितने पेमेंट है वो जिंदगी भर अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा, जब तक कि आप इस पर अनरजिस्टर्ड नहीं करो। इसके बाद दोस्तों एक है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखना एक छोटी सी डिवाइस लेके घूमते रहते हैं, आसानी से गाँव में ठेठ जाके एईपीएस के माध्यम से, आधार के माध्यम से नरेगा वगैरह में पेमेंट होता है, ये आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो कभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन एईपीएस भी क्या होता है, एक पेमेंट करने का एक आसान तरीका है, जहां पर आसपास बड़ा एटीएम नहीं है, वहां पर इसे एईपीएस के माध्यम से पेमेंट किया जा सकता है। नरेगा में इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो ये सब इतने सारे पेमेंट सिस्टम है दोस्तों, देश में एनपीसीआई ने पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देंगे। और इसमें सबसे बाद में मैंने पढ़ाया और सबसे इंपॉर्टेंट जिसने पूरा इंडिया में डिजिटल पेमेंट सिस्टम में क्या क्रांति ला दी, उसका नाम है दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई। आप में सबने, हमने सब में इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फोन पे हो, चाहे वो गूगल पे हो। ये सब क्या है दोस्तों, जितने भी पे लग रहे हैं ना, ये सब क्या है, बेसिकली इनके पीछे टेक्नोलॉजी एक ही काम करती है, यूपीआई की। वो यूपीआई डेवलपमेंट किया है एनपीसीआई ने। एनपीसीआई ने यूपीआई डेवलपमेंट कर दिया। अब हर कंपनी, हर संस्था, हर बैंक अपना अपना यूपीआई ऐप बना सकता है, फोन पे बना लो चाहे गूगल पे बना लो, लेकिन टेक्नोलॉजी एक ही है यूपीआई। जो किसने डेवलप करी है, जो डेवलप करी है एनपीसीआई ने। तो आज इस एनपीसीआई का दोस्तों यहाँ तक तो ठीक था, इंडिया में इसका खूब प्रयोग करा था। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, या गवर्नमेंट चाहिए, आरबीआई चाहिए, या एनपीसीआई, एक ही बात है दोस्तों कि ये इंडिया का क्या करे, ये फोन पे यूपीआई है हमारा, इसके माध्यम से दूसरे देशों में पेमेंट कर ले। सबको नेपाल में जाए तो फिर वो करेंसी एक्सचेंज, बहुत सारे संकट है, नेपाल में जाए या फिर अपन श्रीलंका में जाए या कोई अन्य देश में जाए तो करेंसी एक्सचेंज लेके आओ, बहुत सारा संकट है। तो ऐसा क्यों ना हो, ये जो आदमी गया है यहाँ पर घूमने श्रीलंका में, अपना मोबाइल, जिसका मोबाइल किससे जुड़ा हुआ है, रुपये से जुड़ा हुआ है, रुपए अकाउंट से, तो भाई अकाउंट में, हमारे अकाउंट में किस कौन सा करेंसी में पैसा, रुपये में, तो यहाँ पर आराम से क्या करो, श्रीलंका में कोड स्कैन करो और उसका पेमेंट इजीली हो जाए। तो ये आरबीआई या एनपीसीआई करने का प्रयास कर रही है, यूपीआई को क्या कर रही है, यूपीआई का इंटरनेशनल यूज बढ़ावा देने का प्रयास करी। लेकिन इसमें समस्या है, इसमें ये करेंसी है, ये फोरेक्स में, एपेक्स में, फॉरेन एक्सचेंज में। भाई ये रुपये को क्या करना पड़ेगा, संबंधित देश की लोकल करेंसी में हमको एक्सचेंज करना पड़ेगा, और साथ में काम करना क्या करना पड़ेगा, एक तो रियल टाइम हो। ऐसा नहीं कि हमने स्कल के पेमेंट किया फ्रांस में और वो 1 घंटे बाद हो रहा है, तो बैठेगा नहीं, रियल टाइम में पेमेंट होना चाहिए। और करेंसी एक्सचेंज को, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, फॉरेक्स, जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो करेंसी एक्सचेंज है, वो रियल टाइम में होनी चाहिए दोस्तों। इसमें थोड़ी सी समस्या अभी चल रही है। तो ये हम देख रहे हैं, बेसिकली एनपीसीआई क्या कर रहा है दोस्तों, वांट्स टू प्रमोट यूज ऑफ इंडियन यूपीआई इन अदर कंट्री। एनपीसीआई क्या चाहता है कि भाई जो जिसके पास इंडिया का यूपीआई है, उसको क्या करे, वो अदर देश में भी जाए तो उसको ये उसी यूपीआई के माध्यम से वहां पे पेमेंट कर सके। भाई और आपने नोटिस भी किया होगा, यूपीआई इज करंटली अवेलेबल इन 9 कंट्री। दोस्तों आज के डेट में भारत का जो यूपीआई है वो 9 देशों में प्रचलन में है ऑलरेडी। जैसे कि एग्जांपल सिंगापुर, सिंगापुर में आप अपने यूपीआई ऐप के माध्यम से आज भी पेमेंट कर सकते हो, यूएई में कर सकते हो, दुबई वगैरह में जाओ आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो, नेपाल में, भूटान में, मॉरिशस में, फ्रांस में। आप एफिल टावर जाओ, इसका बेसिकली जब ये न्यूज आई थी ना, जब ये लागू हुआ था फ्रांस में यूपीआई, तब न्यूज आई थी कि भाई आप एफिल टावर क्या करो, यूपीआई से पेमेंट करके एफिल टावर घूम सकते हो, वहां का जो टिकट मिलेगा वो आप अपने यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। श्रीलंका, कतर, कंबोडिया, ऐसे 9 देश हैं जहां पर आज की डेट में दोस्तों ये लागू है। लेकिन दोस्तों इसको ग्रोथ नहीं हो पा रही, ग्रोथ नहीं हो पा रही। मेन समस्या मैंने बताया, करेंसी एक्सचेंज की समस्या है। इसी करेंसी एक्सचेंज को दूर करने के लिए एनपीसीआई ने पार्टनरशिप करी किसके साथ में, एचएसबीसी इंडिया के साथ में। जो एचएसबी इंडिया क्या करेगा, प्रोवाइड रियल टाइम फॉरेन एक्सचेंज रेट। भाई एक्सचेंज के लिए क्या चाहिए, रियल टाइम एक्सचेंज रेट चाहिए हमको। ऐसा नहीं एक दिन पुरानी एक्सचेंज रेट हो तो हम भी मोबाइल में देख सके कि अभी लेटेस्ट में एक्सचेंज रेट क्या चल रही। तो ये एचएसबी इंडिया क्या करेगा दोस्तों, एनपीसीआई को डेटा अवेलेबल कराएगा रियल टाइम फॉरेन एक्सचेंज रेट का। साथ में जेपी मॉर्गन का, देखो जेपी मॉर्गन क्या पूरी दुनिया में इसका धूम है, पूरी दुनिया में इसके क्या कस्टमर है, इसका अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इस दुनिया भर के इसके ग्लोबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका इस्तेमाल भी एनपीसीआई करेगा ताकि और ज्यादा आसानी से पेमेंट हो सके। इससे क्या होगा दोस्तों, इट विल इंट्रोड्यूस रियल टाइम फॉरेन एक्सचेंज। भाई बेसिक क्या है, सारी दिक्कत कहाँ है, सारी दिक्कत है कि रियल टाइम फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए। इस सब के लिए दोस्तों आरबीआई या एनपीसीआई ये काम कर दिया। तो बेसिकली इस सबसे क्या होगा, इट विल इंट्रोड्यूस रियल टाइम फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन एंड सेटलमेंट फॉर क्रॉस बॉर्डर यूपीआई ट्रांजेक्शन। क्रॉस बॉर्डर यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए जो चाहिए रियल टाइम फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन, वो इस पार्टनरशिप के माध्यम से संभव हो पाएगा। दोस्तों आज की पूरी न्यूज इतनी थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों, तब तक थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।